बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फिजिक्स और इसका चैप्टर नंबर 14 या फिर चैप्टर नंबर 5 आप कह सकते हैं, और चैप्टर का नाम है जी लाइट। इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम। न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी, इसमें कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, हमें जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है गिवन डाटा में वो है जी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है जी, इन वाटर, या जस्ट आप इसको v से शो कर सकते हैं। v इज इक्वल टू कितनी है जी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले हमें यहाँ पर जो है ये जैसे लिखा हुआ है ना स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी पानी के अंदर उसकी स्पीड बताई हुई है लाइट की। इसी तरह हमें स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस यहाँ पे लिखना है जो कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पेस, बल्कि एयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम c से जो है वो जाहिर करेंगे। यानी जैसे ये स्पीड ऑफ लाइट थी ना, ये v से हुई है, ये किसी मटेरियल के अंदर है। ठीक है, जैसे पानी एक मटेरियल है या गिलास शीशा वगैरह जो है, तो उसके लिए जो है स्पीड जो वो v से होगी। जबकि जो स्पेस के अंदर या एयर के अंदर लाइट की स्पीड है उसको हम c से शो करेंगे, और ये कांस्टेंट है। आपको ये जुबानी इसकी वैल्यू आनी चाहिए, जो आपका डाटा है उसमें ये नहीं दी हुई। ठीक है जी, तो ये कितनी होती है, ये होती है जी 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यानी ये देखें ना सूरज बना हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस दरमियान में आती है, आगे हवा भी है, तो ये ओवरऑल इसकी आप एयर में कह लें या स्पेस में कह लें, तो इसकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहेगी, और ये आती है जी 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके जी, अब नेक्स्ट ये आगे पानी में दाखिल हो जाएगी लाइट, तो पानी से भी आगे गुजरेगी। ठीक है ना, तो पानी के अंदर ये भी ट्रेवल करेगी ना। एक तो ये स्पीड इसकी थी, तो इसके अंदर जो स्पीड है वो हमें उन्होंने ये बता दी है, यानी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाटर के अंदर इस रोशनी की स्पीड है जिस स्पीड से ये गुजर रही है। ओके हो गया जी। तो पानी के अंदर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे इसको n से शो करते हैं, तो मुकम्मल लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, क्योंकि हर एक चीज का अलग अलग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो पानी के अंदर अभी हमने फाइंड करना है, तो इसको n से भी शो करते हैं। चले n यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट, देखें यहाँ पे जो लाइट है इसकी स्पीड ये है, पानी के अंदर ये लाइट की स्पीड है, तो फर्क आ रहा है ना इसमें। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ से आ रही है लाइट हवा के अंदर या स्पेस के अंदर, तो आगे पानी से टकराई, तो यहाँ पे इसकी स्पीड और थी, यहाँ पे इसकी स्पीड और है। तो इन दो जो स्पीड हैं इनकी आपस में जो निस्बत है, यानी जो रेशो है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस है और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल है। ठीक है, इसको हम v चले क्या लें, किसी भी मटेरियल में हो सकती है, ये भी पानी में है, या जो गिलास शीशे का और स्लैब सी बनी इसके अंदर इसकी स्पीड और होगी, इसके अंदर और है, तो इसको v से शो कर लें। तो इनकी जो रेशो बनी, ये जो निस्बत बनी, ये असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यही हमारा इसका जो है फार्मूला भी होगा। नीचे हम फार्मूला की हेडिंग बना के इसको लिख सकते हैं फार्मूला को, n इज इक्वल टू c/v। तो इनके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं जी, n इज इक्वल टू, अब c देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस या एयर है, तो वह है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि डिवाइड में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है। ठीक है, पानी के अंदर उसकी स्पीड, तो वो है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड वैसे कैंसिल, 10⁸ भी इससे कैंसिल हो जाता है, यानी जस्ट आप 3 के ऊपर 2.5 को डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ जाता है। या अगर आप मुकम्मल भी लिख के डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से हमारे पास ये क्या आंसर आएगा जी, तो ये आ रहा है जी 1.333 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इन वाटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की हेडिंग बनाएं, ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे इसकी रिजल्ट की हेडिंग बनाते हैं जी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया जी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ऑफ वाटर इज 1.333। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है जी। इसमें कह रहे हैं अ लाइट रे इन एयर, यानी हवा के अंदर जो रोशनी की एक शुआ सी आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एन से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो किया जाता है, लिहाजा वो कहते हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह एन इज इक्वल टू 1.0 स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस, शीशे की एक, यानी ये समझ लें स्लैब या ग्लास शीशा एक है, उसको स्ट्राइक कर रहा है, उसके ऊपर लग रहा है, जबकि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है N2 से शो किया गया है और यह है 1.5। ठीक हो गया जी। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, यानी जितने एंगल से वो टकरा रहा है वो 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जहां से रोशनी, ये देखे ना, रोशनी हवा से ये शीशे के ऊपर टकराई, यहां से मैंने एक अमूद यानी कि नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, और इसने अमूद के साथ जो एंगल ऑफ आई बनाया इंसिडेंस एंगल वो है 30 डिग्री का। अगर ये लाइट सीधी ऐसे जाती तो ये डॉटेड लाइन जो है ना ये बनती थी, लेकिन क्योंकि हल्के मीडियम से गाढ़े मीडियम में जब रोशनी जाती है तो वो ये जो अमूद होता है ना, अमूद नॉर्मल, उसकी तरफ हट जाती है, यानी बजाय सीधा जाने के ये अमूद की तरफ ऐसे थोड़ी सी अंदर की तरफ ऐसे झुक के गुजरेगी। अब ये जो आगे एंगल बनेगा, एंगल ऑफ आर, इसकी बात कर रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास, यानी शीशे के अंदर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है ये फाइंड करके बताएं कि ये कितना है। तो गिवन डाटा में हम जो इसकी हेडिंग बना के लिखते हैं जी, डाटा, गिवन डाटा, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको बजाय मुकम्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर लिखने के मैं जस्ट N1 लिख रहा हूँ, ठीक है जी, वो है 1.0। इसी तरह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसको मैं N2 कह रहा हूँ और ये है 1.5। ओके हो गया। उसके बाद हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यानी जहां से वो लाइट टकराई है ना ग्लास के साथ, तो यहाँ पे जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम जो एंगल ऑफ आई ऐसे लिख सकते हैं, मुकम्मल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट सैम्पल से लिख रहा हूँ, और वो है 30 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी, ये जो बनेगा टकराने के बाद ग्लास के अंदर, ठीक है, आर से इसको शो करते हैं, एंगल ऑफ आर हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हम हेडिंग बनाते हैं जी फार्मूला की। ओके जी, यहाँ पे लिखते हैं जी फार्मूला, और फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है ना वो उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। क्या है जी वो हमारे पास N1 साइन आई, यानी कि इंसिडेंस जो एंगल होता है, इसी तरह N2 साइन आर। ओके, इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं, तो ये इसमें इस्तेमाल होगा। N1 हमें देखें हमारे पास ये है, N2 भी है, और साइन आई हमें दिया हुआ है साइन आर, यानी कि आर रिफ्रैक्टिव जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो N1 हमारे पास क्या है जी 1.0, तो यहाँ पे लिख लें 1.0, ठीक है। इसके बाद हमारे पास साइन आई है, तो हम लिख लेते हैं जी साइन आई हमारे पास कितना है जी 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू N2 हमारे पास है जी 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख लेंगे और साथ में आ जाएगा साइन आर, ये हमने आर फाइंड करना है, ठीक है जी। तो 1 हमारे पास एज इट रहेगा, ठीक है जी, 1.0। तो साइन 30 हम कर लेते हैं जी चेक, ठीक है, कि क्या आता है साइन 30। तो ये हमारे पास साइन आ गया जी, साइन किसका करना है हमने 30 का, इक्वल प्रेस करें तो 0.5 आ रहा है जी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू 1.5 साइन आर। ओके हो गया जी। अब 0.5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1.0 इसका मतलब 1 ही है, तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए वही आंसर आ जाता है, यानी 0.5 ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे 1.5 और ये साइन आर है। अब ये 1.5 साइन आर से मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.5 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है जी। तो 0.5 के ऊपर 1.5 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, तो चेक करते हैं जी, 0.5 डिवाइड बाय 1.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.333, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.333
इज इक्वल टू साइन आर। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें यहाँ पे आर को फाइंड करना है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है इसको देखना है, तो साइन को इस तरफ ला के इन्वर्स कर लेंगे, यानी ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0.333 इज इक्वल टू आर। अब इसका हम कर लेते हैं जी साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स देखें जी, ये हमारे पास साइन इनवर्स है, इसको प्रेस करें तो किसका करना है जी 0.33 का। ठीक है, यहाँ पे लिखे 0.333 इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास 19.45 आगे 09, तो नेक्स्ट हम ख़त्म कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 19.45 है। ठीक है, यानी 19.45 डिग्री कर लें। तो मज़ीद भी इसे आप लिख सकते हैं, यानी 19 पॉइंट इस 5 को भी ख़त्म करके 4 को 5 कर लें तो भी आप लिख सकते हैं इस तरह भी। ओके जी। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास 19.5 डिग्री आ रहा है। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना जी, यहाँ पे हम रिज़ल्ट की हेडिंग बनाएंगे एंड पे। इसमें क्या लिखा जाएगा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन inside the glass is 19.5 डिग्रीज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी। इसमें कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 40 डिग्री, यानी रोशनी की एक शुआ जो है वो शीशे की एक स्लैब को 40 डिग्री पर टकरा रही है, यानी कि जो इसका इनिशियल एंगल है, इब्तदाई जो एंगल है वो है हमारे पास है जी 40 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। अब शीशे के अंदर जैसे ये रोशनी की शुआ टकराएगी ना, तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि ये थोड़ी सी, ये जो नॉर्मल मैंने ड्रा किया ना, अमूद जिसे कहते हैं उर्दू में, इसकी तरफ झुक जाएगी। ठीक है, ये जो एंगल बन जाएगा ना, ऐसे बेंड हो जाएगी। अब ये जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, शीशे के अंदर ये कितना बनेगा ये हमने फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरह है। जस्ट ये है कि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के अंदर और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नहीं बताया हुआ, लेकिन न्यूमेरिकल 2 में वो बताया हुआ था, तो वो आपको जुबानी भी आना चाहिए। ठीक है जी। तो डाटा हम लिखते हैं। डाटा के अंदर सबसे पहले चलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, यानी हवा के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और गिलास के अंदर, इनको लिख लेते हैं। तो उसको हम एन से शो करते हैं, N1 कह देंगे। पीछे आप लिख भी सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। ठीक है, या चलें इन एयर मैं लिख लेता हूँ, इन एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर N1, और ये हमारे पास है जी 1.0। ठीक है जी, हवा के अंदर जो रोशनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद ये जो गिलास यानी शीशा है, इसके अंदर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हम लिखेंगे जी इन गिलास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n इसका सैम्पल है तो हम N2 कर लेते हैं, तो इसमें होता है जी 1.5। ओके हो गया जी। इसके बाद हमें इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है, यानी जिस एंगल से ये जो रोशनी की रे है, शुआ जो है वो टकरा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुकम्मल लिख सकते हैं, या फिर हम लिख लेंगे एंगल ऑफ आई, वो है जी 40 डिग्री। ठीक है जी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जो है जो अंदर इस गिलास में एंगल बनेगा, ये हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ आर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। ओके हो गया। नेक्स्ट हम फार्मूला की हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी फार्मूला हमारे पास वही जो न्यूमेरिकल नंबर 2 में था वही आएगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक हो गया जी। तो क्योंकि हमने साइन आर फाइंड करना है, तो इसमें वैल्यूज को पुट करके इनको इधर डिवाइड कर देंगे। N1 जो है ये हमारे पास 1.0 आ रहा है, तो N1 की जगह पर यहाँ पे मैं 1.0 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है साइन आई से, तो साइन आई जो है वो 40 डिग्री, यानी मैं लिखूँगा साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू N2 जो कि हमारे पास 1.5 है, 1.5 साइन आर, ये हमने फाइंड करना है, साइन आर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम साइन 40 जो है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये क्या है। 1 एज इट रहेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा जी साइन 40 की वैल्यू से, तो उसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या आता है।
तो चले साइन 40 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है जी। ये हमारे पास साइन है 40 इक्वल, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.64278। तो चार अदद हम लिख लेते हैं आगे, क्योंकि ये 8 यानी पाँचवा अदद जो है वो 5 से बड़ा आ रहा है, तो पीछे 7 को 8 बना लेते हैं, यानी 0.6428 लिख लेंगे। ठीक है जी, 0.6428 इज इक्वल टू 1.5 साइन आर। अब ये जो 1.5 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.6428 को 1 से मल्टीप्लाई भी करें तो ये हमारे पास 0.6428 ही आएगा। और ये 1.5 को इधर डिवाइड कर देते हैं, 1.5 इज इक्वल टू साइन आर। ओके हो गया। तो पहले इसको डिवाइड कर लें, यानी इस पे ही अगर हम डिवाइड कर दें 1.5 को, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.4285। तो काफ़ी है इतना भी, 0.4285 इज इक्वल टू साइन आर। अब साइन जो है ये इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, यानी साइन इन्वर्स 0.4285 इज इक्वल टू आर, क्योंकि हमें ये आर ही फाइंड करना है, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम साइन इन्वर्स कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे ही चेक करते हैं जी, साइन इन्वर्स किसका 0.4285, तो ये हमारे पास 25.37 यानी ये एंगल जो है वो आ रहा है 25.37 डिग्री। ओके जी, तो लास्ट पे हम रिजल्ट की हेडिंग बनाएंगे जी। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास 25.37, या जस्ट 25 डिग्री भी लिख लें, या 25.3 लिख लें, 25.4 भी लिख सकते हैं, तो ये एंगल जी बन जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, और इसमें कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड, यानी हवा से एक रोशनी की जो शुआ है वो एक किसी अननोन लिक्विड, यानी हमें नहीं पता वो माया कौन सा है, पानी है या कोई और किसी किस्म का लिक्विड है, उसमें ये शुआ टकरा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर 45 डिग्री, यानी जो इंसिडेंट एंगल है जो हवा में से रोशनी आई है, ठीक है, ये है जी एंगल 45 डिग्री नॉर्मल के साथ। ओके, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द लिक्विड इज 30 डिग्री। और इस दफ़ा हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताया गया है कि जिस एंगल से वो मुड़ेगी ना आगे शुआ, सीधी तो नहीं ना जाती इस तरह। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बनानी है, सीधी नहीं जाती, बल्कि ये जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ झुक जाती है थोड़ी सी ऐसे। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 30 डिग्री बता दिया है। ठीक है जी, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब हमें इस लिक्विड का, यानी ये जो भी माया है, चाहे पानी या कोई और चीज़ है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ओके जी, तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी इससे आगे ये पूछा भी जा सकता था कि बताएं कि ये कौन सा लिक्विड है। तो वो हमें मुख्तलिफ जो लिक्विड हैं जैसे पानी या कोई और जो लिक्विड हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़ुबानी याद हो तो जो जिसके साथ मैच करेगा हम कहेंगे ये फलां लिक्विड है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी वजाहत कर दी है। तो गिवन डाटा में हम लिखते हैं, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, जिसको हम मुकम्मल भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या जस्ट हम एंगल आई लिख देंगे जो कि है 45 डिग्री। इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन लिक्विड है, तो उसके लिए हम एंगल ऑफ आर लिखेंगे जो कि 30 डिग्री है। तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लिक्विड, तो उसके लिए मैं एन लिख लेता हूँ जस्ट। तो ये हमने फाइंड करना है। मजीद हम यहाँ पे फार्मूला की हेडिंग बना लेते हैं जी। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा जी, एन इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है जी, तो एंगल आई या एंगल आर भी लिख सकते हैं, जस्ट आई आर भी लिख सकते हैं। तो इनमें वैल्यूज को पुट करते हैं जी। साइन आई यानी एन इज इक्वल टू साइन आई हमारे पास है जी 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन आर हमारे पास है जी 30 डिग्री। तो पहले इनको साइन 45 और साइन 30 ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे।
तो चलें, ये जी हमारे पास साइन आ गया 45, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.7071। चलें ये 4 अदद लिख लेते हैं, 0.7071, ठीक है जी। इसके बाद हम साइन 30 का लेते हैं, साइन 30, तो ये हमारे पास 0.5 आ रहा है, 0.5। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 0.7071 डिवाइड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.41 समथिंग, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1.414, जिसको हम लिख लेंगे जी n इज इक्वल टू 1.41। ओके जी, ये हमारे पास दिए गया लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। इसमें कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड, यानी हवा से माया में गई है, किसी भी माया में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 50, यानी जो हवा में नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंस बन रहा है ये 50 का है। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड इज 32 डिग्री, और लिक्विड के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, यानी बजाय सीधी लाइन जाने के ये थोड़ी सी मुड़ी है, और ये जो एंगल बना है ये 32 डिग्री है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेम लिक्विड इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी हवा में जो साउंड की स्पीड है, ठीक है, वो 340 यानी 340 मीटर पर सेकेंड है, और इसी लिक्विड में ये 1500 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि लिक्विड में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ठीक है जी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है जी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, यानी इस लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट हमने इसमें जो है वो फाइंड करनी है कि कितनी स्पीड से लाइट गुजरेगी। तो गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं गिवन डाटा। एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, जस्ट आई लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 50 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास 32 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए तो ये डाटा काफ़ी है, लेकिन बी पार्ट में हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है लिक्विड के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने के लिए हमें जो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस है वो लिखना ज़रूरी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, या जस्ट हम सी से लिख लेते हैं, क्योंकि सी से इसको जाहिर करते हैं। तो ये हम होती है जी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको वैसे भी आनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन के डाटा में ये नहीं दी हुई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसका फार्मूला की हेडिंग बना के सॉल्व करते हैं जी। तो क्योंकि हमने दो चीजें फाइंड करनी है, तो ए के लिए जो हमारा फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ये आएगा जी n इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है जी, साइन आर। ओके हो गया। और बी पार्ट जो है इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, इसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ही आएगा, यानी n इज इक्वल टू सी बाय वी। तो ये सी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड या जो भी वो माया होगा उसमें होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इससे फाइंड कर लेंगे, वो यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या है जी, n इज इक्वल टू साइन आई यानी कि 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री डिवाइड बाय साइन आर यानी साइन 32 डिग्री। तो n इज इक्वल टू साइन 50 भी कर लेते हैं। तो साइन 50 के लिए हम ये लिखते हैं जी साइन आगे 50 इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास 0.76604, तो चार अदद काफ़ी हैं, तो हम ये लिख सकते हैं 0.7660, ठीक है जी। डिवाइड बाय साइन 32 भी फाइंड करना है हमने, तो ये हमारे पास साइन 32, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.5299, तो ये यहाँ पे ले लेते हैं जी 0.5299। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.7660 डिवाइड 0.5299, तो ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ रहा है n इज इक्वल टू 1.445
1.55, यानी हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1.45। ठीक है जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा इस लिक्विड का आ चुका है। अब हमने इस लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड को फाइंड करना है। तो ये हमारा ए पार्ट था और यहाँ पे बी पार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी n इज इक्वल टू सी बाई वी, जबकि हमें ये v फाइंड करना है लिक्विड के अंदर इसकी वेलोसिटी या स्पीड। तो v इस तरफ आके n से मल्टीप्लाई और n इस तरफ डिवाइड हो जाता है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सी बाय n। ओके जी। तो c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस है, ये है जी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n अभी हमने ये फाइंड किया 1.45। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन दिस लिक्विड, यानी ये जो माया था इसमें आ जाएगी कि कितनी स्पीड से इसमें से लाइट गुजरेगी। तो चलें डिवाइड करते हैं जी। हमारे पास है 3×10⁸ डिवाइड बाय 1.45। डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 206896551, यानी तकरीबन ये 8 डिजिट बन रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2.0689 यहाँ तक काफ़ी है, और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके जी। तो मज़ीद इसको क्लोज करके हम 2.0 इस 6 को बढ़ा के 7 कर लेते हैं, आगे वाले जितने भी होते हैं हम छोड़ देते हैं, और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट पे हम रिज़ल्ट की हेडिंग बनाते हैं जी। तो रिज़ल्ट हमारा क्या आ जाएगा जी, दोनों का, क्योंकि एक ये रिज़ल्ट है, ठीक है, एक ये आया है। तो रिज़ल्ट की हेडिंग यहाँ पे बना लेते हैं। रिज़ल्ट ए में क्या आएगा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये आ रहा है जी 1.45, और बी में हमें फाइंड करना था स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट, और ये आई है 2.07 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6। ठीक है जी, यानी गिलास के अंदर से लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, और गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में हम लिख सकते हैं इसको गिलास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए n होता है, इज इक्वल टू 1.6। इफ स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री, यानी ये जो ग्लास, और यानी ये ग्लास है ना, ठीक है, और ये एयर है, ठीक है, ये ऊपर हवा है और ये ग्लास है, इसकी ये बाउंड्री है। वो कहते हैं इससे अगर स्ट्राइक करती है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, यानी ये जो रे ऐसे निकली है ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होके ऐसे मुड़ने लग जाए। ठीक हो गया। अब इसमें स्टूडेंट एक टर्म यूज हुई है क्रिटिकल एंगल, पहले इसको जरा सही ध्यान से समझ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि ये देखें, अब पहले जो हम पढ़ते रहे हैं ना उसमें रेज बाहर से गिलास के अंदर दाखिल हो रही थी। अब क्या है कि गिलास में रे है वो बाहर निकल रही है। तो जैसे पहले दाखिल होती थी तो वो ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ क्लोज होके गुजरती थी ना, बजाय सीधी आगे जाने के। अब जैसे ये बाहर गुजरेगी ना, तो ये बजाय इस रास्ते पे जाने के ये नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी इस तरफ ये बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है। इसी तरह अगर ये इस एंगल पे निकल रही है तो मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा के इन रे को ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहाँ से निकालूं, तो फिर ये सीधी जाने के बजाय थोड़ी और ऐसी हो जाएगी। ऐसे ही है। मजीद मैं रे को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करूं, एंगल यानी थोड़ा बढ़ा दूं मजीद, ये जो एंगल है तो ये अब बिल्कुल सीधा इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी ये नॉर्मल के साथ ना, ये नॉर्मल है और ये रे जो है इस तरफ मुड़ेगी और ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसे ही है। तो अब ये जो पीछे एंगल बना है ना, यानी पहले ये रे थी, थोड़ा एंगल बढ़ाया, फिर एंगल बढ़ाया, ये जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है पीछे, ये क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला नॉर्मल से यहाँ तक ये एंगल है, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इससे मजीद थोड़ा बढ़ाएं तो ये अंदर ही ऐसे मुड़ के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आ जाएगी। तो ये हमें फाइंड करना है इसका क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो जिसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हम जस्ट इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये सॉल्व कर देंगे। फार्मूला की हेडिंग, तो फार्मूला इसका क्या यूज होगा जी, साइन सी इज इक्वल टू 1/n। अब c जो है ये क्रिटिकल एंगल के लिए है और ये बड़ा c है। ठीक है जी। और 1/n, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है और n जो है ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जस्ट इसमें फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं।
तो साइन सी एज इट आ जाएगा, साइन सी 1 भी ऐसे ही डिवाइड बाय एन, एन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1.6 है तो 1 के ऊपर 1.6 को डिवाइड कर लेते हैं। साइन सी एज इट डिवाइड करने से ये क्या आएगा जी, ये आ रहा है जी 0.625। ठीक है जी। अब हमें क्योंकि क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना है तो साइन को इस तरफ ले आएंगे, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा और वैल्यू क्या है जी 0.625। अब इसका हम साइन इनवर्स कर लेते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा क्रिटिकल एंगल। ओके जी, तो चलें कैलकुलेट करते हैं जी। इन एरो को प्रेस करते हैं ताकि ये साइन इनवर्स आ जाए। ये साइन इनवर्स हुआ तो किसका हमें करना है 0.625 का, 0.625 इक्वल 38.68 आ रहा है जी। तो 38.68 डिग्री, तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया है। तो लास्ट में हम इसकी रिजल्ट की हेडिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो रिजल्ट में हम लिखेंगे जी क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था तो क्रिटिकल एंगल कितना आया जी, इज 38.68 डिग्री। ओके हो गया जी।